Annual and biennial types show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phases. तो फिर जो प्लांट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं प्लांट्स के, एक होते हैं एनुअल और एक होते हैं बाइनियल। तो फिर ये जो दोनों प्लांट्स होते हैं इसमें हमें अच्छे से दिखता है वेजिटेटिव स्टेट, रिप्रोडक्टिव स्टेट और सेनेसेंट फेज़। तो फिर वेजिटेटिव फेज़ वो होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव फेज़ के लिए रेडी करने के लिए उससे पहले आता है वेजिटेटिव फेज़, जो रिप्रोडक्टिव फेज़ के लिए रेडी करता है। और फिर रिप्रोडक्टिव फेज़ जिसमें रिप्रोडक्शन होता है या फिर जिसमें रिप्रोड्यूस कर सकता है, उस फेज़ को रिप्रोडक्टिव फेज़ कहते हैं। और सेनेसेंट फेज़ उसे कहते हैं ओल्ड एज को। जब रिप्रोडक्टिव फेज़ चला जाता है तो फिर सेनेसेंट फेज़ तब आता है। But in the perennial species it is very difficult to define these phases। तो फिर जो पेरेनियल स्पीशीज़ होती है प्लांट्स की, या पेरेनियल स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती है प्लांट की जो 100 साल या फिर 2 साल तक उनका बायोलॉजिकल प्रोसेस चलता है। मतलब ये वेजिटेटिव फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़, सेनेसेंट फेज़, ये जो है ये पेरेनियल स्पीशीज़ में 100 साल या फिर 200 साल लगते हैं इन सबको कंप्लीट होने में। तो फिर इसमें हम अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर सकते इन 3 फेजेस को, क्योंकि इतने साल तक कोई इंसान ज़िंदा भी नहीं रहता। Few plants exhibit unusual flowering phenomenon. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years। तो फिर ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें बहुत अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन होता है। फिनोमिनन मतलब जो चीज़ नेचुरली ऑकर करती है। तो फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें अनयूजुअली फ्लावर बनते हैं नेचुरली, जैसे कि बैम्बू स्पीशीज़ में 50 से 100 साल के वक्त के बीच में वो सिर्फ एक ही बार फूल देते हैं बैम्बू स्पीशीज़। और फिर वो जब फ्लावर प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फिर उस फ्लावर से लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स बनते हैं और फिर वो बैम्बू मर जाता है। अनदर प्लांट स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसका दूसरा नाम है नीला कुरांजी, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। तो फिर ये स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना है, ये इसका नाम दूसरा नाम है नीला कुरिंजी। तो फिर ये हर 12 साल के बाद उगता है और हमने लास्ट टाइम इसे तब देखा था 2006 में, सितंबर अक्टूबर के बीच में स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना उगा था। मतलब ये हर 12 साल उगता है बस एक बार। और ये बैम्बूज़ के सुंदर सुंदर फ्लावर जो हर 50 से 100 साल के बाद इसके बीच में ग्रो होता है सिर्फ एक बार। और फिर जब ये ग्रो होता है फ्लावर बैम्बूज़ के, तो फिर ये बहुत सारे फ्रूट्स बनाता है और वो फ्रूट्स बन जाते हैं इस फ्लावर के कारण और फिर वो बैम्बूज़ मर जाते हैं। वैसे बैम्बू फ्लावर बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे ये सुंदर सा, ये भी सुंदर सा। तो बहुत सारे बैम्बूज़ के टाइप होते हैं और उसके फ्लावर्स भी बहुत सुंदर होते हैं, पर ये 50 से 100 साल बाद उगते हैं। तो फिर यूजुअली स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना हिली एरियाज़ में उगता है, जैसे कि हिली एरियाज़ ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। और जब ये उगते हैं तो फिर ये लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज़ फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो फिर जो जुवेनाइल फेज होता है एनिमल्स में, उसमें जुवेनाइल फेज का मतलब एनिमल्स में कह सकते हैं एडोलेसेंस। तो फिर जब एडोलेसेंस होता है या फिर जुवेनाइल फेज होता है तो फिर उसमें मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर के अपीयरेंस भी बदल जाते हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के हार्मोनल या फिर केमिकल फंक्शन जो आके प्रोसेसेस को मेंटेन करती है, तो फिर वो भी चेंज हो जाती है। प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, द रिप्रोडक्टिव फेज इज़ ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो फिर रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो अलग अलग ड्यूरेशन में होता है, मतलब अलग अलग टाइम में होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए।
Among animals, for example birds, do they lay eggs all through the year, or is it a seasonal phenomenon? What about the other animals like frogs and lizards? You will notice that birds living in nature lay eggs only seasonally. However, birds in captivity, as in poultry farms, can be made to lay eggs throughout the year. In this case, laying eggs is not related to reproduction but is commercial exploitation for human welfare. तो फिर जो अगर हम एनिमल्स की बात करें जैसे बर्ड्स, तो फिर बर्ड्स क्या पूरे साल भर अंडे देती है या फिर वो कोई सीजन किसी पर्टिकुलर सीज़न में देती है अंडे? तो फिर हम नोटिस करेंगे अगर कि जो बर्ड्स नेचर में रहती है वो किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही अंडे देती है, पर जो बर्ड्स जिन्हें कब्ज़ा करके रखते हैं जैसे कि चिकन्स हो गए, हेंस हो गए, तो फिर उन्हें ऐसे बनाया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाई ऐसे किया जाता है जिससे वो पूरे साल भर अंडे दे। तो फिर जो बर्ड जो कैप्टिविटी में रहते हैं या फिर पोल्ट्री फार्म में रहते हैं, वो बर्ड्स जब एग ले करते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिप्रोडक्शन के लिए एग्स ले कर रहे, क्योंकि वो ह्यूमंस उसे जानबूझ के लेकर आ रहे हैं, जबकि उसका वो सीज़न भी नहीं होता तब भी उस बर्ड को कैप्चर करके उससे एग्स निकालती है। तो फिर वो रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है वो एग, वो है कमर्शियल यूज़ के लिए ताकि ह्यूमंस उसे यूज़ करें। दी females of placental mammals exhibit cyclic changes in the activity of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase। तो फिर जो प्लासेंटल मैमल्स होते हैं तो फिर प्लासेंटा एक ट्यूब होता है जिससे बेबी को नरिशमेंट मिलती है एक मदर के बॉडी के अंदर जब वो होता है। तो फिर जब रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है तो फिर तब फीमेल्स के अंदर साइक्लिक चेंजेस आती है जो फील की जा जैसे कि साइक्लिक चेंजेस आते हैं जैसे कि ओवरीज और एसेसरी डक्ट्स और हार्मोन्स में कुछ चेंजेस आती है। तो फिर वो है साइक्लिक चेंजेस या फिर एक्टिविटीज़ ओवरीज की, एसेसरी डक्ट्स की और हार्मोन की डिफरेंट हो जाती है रिप्रोडक्टिव फेज़ में, और उसे कहते हैं साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल्स। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउ, शीप, रैट, डियर्स, डॉग्स, टाइगर्स एक्सेट्रा। तो फिर वो मैमल्स जिसमें प्लासेंटा नहीं होता है, तो फिर जैसे कि हम एग्जांपल दिया पूरा NCERT ने, तो फिर ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जिनमें प्लासेंटा नहीं होता है एक्सेट्रा, सच cyclic changes during reproduction are called oyster cycle। तो फिर ऐसे मैमल्स जिसमें प्लासेंटा नहीं होता है तो फिर अगर उनमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं, साइक्लिक चेंजेस किस लिए आते हैं ताकि रिप्रोडक्टिव फेज़ हो, तो फिर जब उनके अंदर साइक्लिक चेंजेस आते हैं तो फिर हम उसे ओइस्ट्रस साइकिल कहते हैं। वेयर एज इन प्राइमेट्स, monkeys, apes and humans it is called menstrual cycle। जो मैमल्स जिनके पास होता है प्लासेंटा, तो फिर अगर उनमें साइक्लिक चेंजेस आए रिप्रोडक्टिव फेज़ को लाने के लिए तो फिर उस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एनिमल्स जिसमें प्लासेंटा नहीं है उनमें अगर साइक्लिक चेंजेस आए तो उसे हम कहते हैं ओइस्ट्रस साइकिल। Many mammals, especially those living in nature, wild conditions, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase and therefore called seasonal breeders। तो फिर ऐसे मैमल्स जो नेचर में रहते हैं या फिर वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं तो फिर उनमें जो ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं ये तभी होते हैं जब उनका एक पर्टिकुलर मंथ आता है जिसमें वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में आते हैं। तो फिर ऐसे एनिमल्स जिनमें साइक्लिक चेंजेस तब आते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव फेजेस तब आते हैं कि जब कोई पर्टिकुलर महीना हो या फिर टाइम हो, तो फिर उन्हें हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर्स। तो फिर
कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में एक्टिव रहते हैं हमेशा के लिए, मतलब उनमें साइक्लिक चेंजेस हमेशा आती रहती है, ऐसे कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं है। तो फिर ऐसे मैमल्स जिनमें रिप्रोडक्टिव फेज हमेशा एक्टिव रहता है तो फिर उन्हें हम कहते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स। तो फिर बेसिकली ये मैमल्स पूरे साल कभी भी अपने क्या कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स दे सकते हैं। That we all grow old if we live long enough is something that we recognize। अगर हम बूढ़े हो जाते हैं तो फिर हम उसे रिकॉग्नाइज कर पाते कि हम बूढ़े हो गए हैं। बट वॉट इज़ meant by growing old? अब बूढ़ा होना इससे क्या होता है? The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence or old age। तो फिर अब ओल्ड एज का मतलब ये हुआ कि अब वो ऑर्गेनिज़म रिप्रोडक्टिव फेज से निकल गया है, अब उसमें रिप्रोडक्टिव फेज कभी नहीं आएगा। तो फिर उस फेज़ को कहेंगे सेनेसेंस फेज या फिर ओल्ड एज। देयर आर concomitant changes in the body like slowing of metabolism etc। तो फिर बॉडीज़ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे कि वो एक्टिव नहीं रह पाता उस ऑर्गेनिज़म, जैसे कि मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। मेटाबॉलिज्म मतलब वो केमिकल एक्टिविटी जो फूड को एनर्जी में बनाता है। तो फिर अगर एनर्जी कम होती जाएगी ओल्ड होते होते तो फिर बॉडी कीप अप नहीं कर पाएगा बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, और एनर्जी नहीं होगी तो फिर वो चीज़ भी नहीं चल पाएगी। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। तो फिर अब ओल्ड एज आ गई है तो फिर ओल्ड होते जाएंगे, एनर्जी जाती जाएगी तो फिर अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिज़म मर जाएगा। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन environmental factors regulate the reproductive phases processes and the associated behavioral expression of organism। तो फिर ये जो 3 फेजेस है, वेजिटेटिव फेज, क्या था, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, तो फिर ये तीनों फेज़ को लाने में सिर्फ एक ही चीज़ ज़िम्मेदार है, वो है हार्मोन। और हार्मोन जब इंटरेक्ट करता है किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर से तो फिर वो ये रेगुलेट करता है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस कैसे होंगे और उस ऑर्गेनिज़म का बिहेवियर कैसे होगा रिप्रोडक्टिव फेज में। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फिर अभी हम इवेंट्स देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very different। तो फिर जब कोई ऑर्गेनिज़म मैच्योरिटी में आ जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है मतलब जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है, तो फिर जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज़म है वो कुछ इवेंट्स और प्रोसेसेस करते हैं जो सेम होते हैं जबकि दोनों जेंडर्स डिफरेंट हैं। even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very different। तो फिर अगर जब जेंडर अलग होगा तो फिर जो स्ट्रक्चर होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो भी डिफरेंट होगा, पर फिर भी डिफरेंट होने के बाद भी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फिर भी जो इवेंट्स और प्रोसेसेस है वो दोनों में सेम ही होंगे। जैसे कि गैमेट फॉर्मेट होगा और फिर गैमेट ट्रांसफ़र होगा और फिर फ्यूजन होगा तो फिर वो सेम ही होता है, ये देखा गया। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो एलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। तो फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट है वो बहुत ही लंबा है और कॉम्प्लेक्स है, तो फिर वो फिर भी
वो रेगुलर सीक्वेंस फॉलो करता है। जैसे कि गैमेट पहले फॉर्म होगा और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है और उसके बाद फिर गैमेट फॉर्म हो रहा है, तो फिर ऐसे नहीं होता। तो फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स है वो रेगुलर सीक्वेंसेस में ही होते हैं। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में सेम होता है ये सीक्वेंस।